नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत मेहनत कर रहे होंगे आगामी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए। और इसी मेहनत में मैं आपका साथी अजय भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का साथ देने के लिए मैं आप लोगों को लगातार नए सब्जेक्ट जो सीईटी मेंस में ऐड हुए थे उनको पढ़ाते आ रहा हूं। हम प्रयास कर रहे हैं आपको बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं और उसी कड़ी में हम लगातार पढ़ते हुए कहाँ पहुँचे हैं, हरियाणा की इकोनॉमी पे। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, उसके बाद हमने ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने आपको रूरल मार्केटिंग यानी ग्रामीण विपणन पढ़ाया और अब हरियाणा की इकोनॉमी। ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं आपको इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कंप्लीटली सीक्वेंस वाइज। आप वहाँ पर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं सीक्वेंस वाइज। अब हरियाणा इकोनॉमी को धीरे धीरे हम पढ़ते पढ़ते कहाँ पहुँचे थे। सबसे पहले हमने हरियाणा इकोनॉमी के नेचर के बारे में पढ़ा, जीडीपी के बारे में, प्रति व्यक्ति आय के बारे में, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद हमने पढ़ा हैफेड के बारे में, फिर मैंने आपको खादी एवं ग्रामोद्योग के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया HSIIDC के बारे में। ठीक है, तो धीरे धीरे हमने लगभग मोस्टली सारा का सारा जो भी सिलेबस डिफाइन किया गया था हरियाणा इकोनॉमी का वो कवर कर लिया है। ठीक है, हरियाणा इकोनॉमी का नेचर कर लिया, हैफेड कर लिया, ठीक है, उसके बाद खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कर लिया जिसको HKVI भी कहा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद में मैंने आपको करवा दिया था भाई HSIIDC। इसके अतिरिक्त मैं वेलफेयर स्कीम भी आपको करवा चुका हूँ, मोस्टली उद्योग धंधों के बारे में करवा चुका हूँ, तो वो MNC हो जाएगा, यानी कि MNC में ग्रोथ, मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं उसमें ग्रोथ है हरियाणा में, जो वो लगभग हो चुका है, क्योंकि कौन सा उद्योग हरियाणा के अंदर फेमस है या पूरे भारत में फेमस है वो इस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा वहाँ से। अब जो हमारे अगले टॉपिक पेंडिंग थे HFC, नाबार्ड और MSME, आज मेरा प्रयास रहेगा मैं इन सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करके आप लोगों को बहुत सहज भाव से समझाऊंगा और आप लोगों के समझ में भी आएगा। तो चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलो देखते हैं सबसे पहले HFC क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है इन सभी की फुल फॉर्म। HFC क्या है? हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी कि हरियाणा वित्तीय निगम। नाबार्ड क्या है भाई? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और MSME क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये सारी की सारी इनकी क्या हो गई? फुल फॉर्म हो गई। पहले जो प्रश्न हमारे बनते हैं यहीं से बन जाते हैं। बहुत बार एग्जामिनर बिल्कुल सिंपल आप प्रश्न पूछ लेगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म है। अब सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो HFC के बारे में रहेगा, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो आपको मैं बता देता हूं जो हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है इसका जो गठन हुआ था अप्रैल 1967 के अंदर हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कब हुआ था? अप्रैल 1967 में। और हरियाणा में इसका मुख्यालय पूछ सकते हैं, तो इसका मुख्यालय कहाँ है भाई? चंडीगढ़ में है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तो एक शुरुआत थी जो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा HFC के कार्य क्या है, ये किस प्रकार का कार्य करता है। ठीक है भाई, और इसका मुख्यालय कहाँ है, क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं HFC के बारे में। ध्यान से देखिएगा भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे विद्यार्थी, ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ना रहे। HFC हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 अधिनियमित किया गया। यानी कि एक 1951 वित्तीय निगम अधिनियमित किया गया और इस अधिनियम के तहत ही क्या हुई भाई? HFC की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है HFC की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई है? 1951 के वित्तीय निगम अधिनियम के तहत। इसके बाद पूछ सकते हैं HFC के मुख्य कार्य या उद्देश्य क्या है? मध्यम और लघु उद्योग इकाइयों को वित्त प्रदान करना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता भाई? लघु और मध्यम उद्योग इकाइयों को क्या प्रदान करना भाई? वित्त प्रदान करना, ये इसका कार्य है। हो गया भाई यहां तक? फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा वित्तीय निगम की स्थापना तत्कालीन पंजाब वित्तीय निगम के पुनर्गठन के बाद अप्रैल 1967 में हुई थी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी स्थापना कब हुई? अप्रैल 1967 में। उसके बाद देखो विकास में तेजी लाने, हरियाणा में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए लघु और मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयों को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए HFC की स्थापना की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है HFC की स्थापना क्यों की गई थी? लघु और मध्यम स्तर की जो औद्योगिक इकाइयां थी इनको ऋण प्रदान करने के लिए, ताकि हरियाणा में औद्योगिक विकास में तेजी आ सके, इसलिए इनकी स्थापना की गई। ये जो HFC है किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया?
वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के तहत। अब आपसे पूछ सकते हैं एचएफसी का मुख्यालय कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ में है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका था। अब उसके बाद देखेंगे विभिन्न जिला मुख्यालयों में इसके 4 शाखा कार्यालय भी हैं, जिसमें से एक दिल्ली में, एक चंडीगढ़ में, एक गुरुग्राम में और एक पानीपत में। तो ये आपसे पूछ सकते हैं 4 शाखा कार्यालय। एचएफसी को हरियाणा सरकार और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा संयुक्त रूप से बढ़ावा दिया गया। एचएफसी हरियाणा में स्थापित छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों को सावधि ऋण प्रदान करता है। एचएफसी 1995 में सार्वजनिक निगम के लिए जाना वाला पहला राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान था। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं, जितने भी प्रश्न यहां से बन रहे थे सारे मैंने आपको कवर करवा दिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे भाई, यहां से आपके एचएफसी से रिलेटेड सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। हो गया सभी का? चलो भाई इससे आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब मैं आप सभी को इन पुस्तकों के बारे में बता देता हूं भाई। हमारे द्वारा लिखित पुस्तकें हैं हरियाणा शास्त्र 360 डिग्री, टाइमलाइन ऑफ हरियाणा, हरियाणा करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र। मार्केट में भी अवेलेबल है, बहुत कम दाम में, अच्छा कंटेंट है, बहुत ज़्यादा पेज है। और आपको मैं बता देता हूं, जो फॉन्ट का साइज उसको छोटा करके इसमें लिखा गया, वरना ये 500 पेज को भी कवर कर जाती है। ये 370 पेज की किताब है। ये लगभग 6 माही पत्रिका है और ये इसमें लगभग 1 से सवा 1 साल का करंट अफेयर है। ये तीनों पुस्तकों पर ऑफर चला हुआ है, 400 रुपये में आपको ये तीनों पुस्तकें मिल जाएंगी। करना कुछ नहीं है, जो नीचे पट्टी पे नंबर चल रहा है इस नंबर पर पेमेंट कीजिएगा और इसी पे व्हाट्सएप पे अपना कंप्लीट एड्रेस सेंड कर दो। ठीक है भाई, 4 से 5 दिन में आपके पास किताब पहुंच जाएगी बिना किसी कोरियर चार्ज के, कोई कोरियर चार्ज नहीं है। इसके अतिरिक्त आप सभी को बता देता हूं भाई, एग्जाम बोर्ड ऐप पर सभी प्रकार के कोर्स अवेलेबल हैं, चाहे आप ग्रुप सी का लें, ग्रुप डी का, हरियाणा जीके का, मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, कंप्यूटर का, कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं। प्ले स्टोर से एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और जो पुराने बच्चे हैं वो इसको अपडेट कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि इसका अपडेटेड वर्जन आ चुका है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं भाई, इसके अतिरिक्त एक पीडीएफ पेड बैच स्टार्ट किया हुआ भाई। जो नए सब्जेक्ट हैं इन सभी को मैंने यूट्यूब पर फ्री में करवा दिया। अब कुछ आलसी बच्चे होते हैं जिनको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो उनके लिए 151 रुपये में पीडीएफ पेड बैच स्टार्ट किया। जिसको वो यूनिट वाइज पीडीएफ पेड बैच चाहिए न्यू सब्जेक्ट के लिए, वो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया, इस पर मैसेज कर देना, आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा पेमेंट के बाद। तो ये इसके बारे में था। अब देखेंगे भाई हम नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में। अब देखो पहला पॉइंट मैं यहां पर आपको बता देता हूं, कोई भी बैंक या कोई भी संगठन जब बनाया जाता है तो उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। तो इसके लिए भी एक रूपरेखा तैयार की गई और वो रूपरेखा क्या थी वो देखते हैं हम। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में संस्थागत ऋण का महत्व भारत सरकार को योजना के शुरुआती चरणों में ही स्पष्ट है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने भारत सरकार के कहने पर कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। यहां से एक प्रश्न निकल के आ गया, संस्थागत ऋण। तो नाबार्ड जो है वो एक प्रकार से संस्थागत ऋण प्रदान करता है ग्रामीणों को। तो ये एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रामीणों के लिए या ग्रामीण स्तर पर एक संस्थागत ऋण प्रदान करने वाला संस्थागत ढांचा क्या है, तो वो नाबार्ड है भाई। समझ में आ गया भाई। और गैर संरचनात्मक या गैर संस्थागत पूछ ले तो वो हो गया फिर साहूकार वगैरह से ऋण लेना। चीजें क्लियर भाई। इसके बाद देखते हैं एक समिति का गठन किया गया और वो समिति कब बनाई गई? 30 मार्च 1979 को ये बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता बी शिवरामन ने की। ठीक है भाई। तो नाबार्ड के लिए एक समिति का गठन किया गया, कब किया गया? 30 मार्च 1979 को। किसके ने अध्यक्षता की? बी शिवरामन ने। स्क्रीनशॉट लेते रहो ताकि बाद में भी अच्छे से समझ सको। उसके बाद देखेंगे 28 नवंबर 1979 को प्रस्तुत समिति की अंतरिम रिपोर्ट में अविभाजित ध्यान, सशक्त दिशा प्रदान करने और ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक नए संगठनात्मक उपकरण की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। इसकी सिफारिश एक अद्वितीय विकास वित्तीय संस्थान के गठन की थी जो इन आकांक्षाओं को पूरा करेगा और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से संसद द्वारा अनुमोदित किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है नाबार्ड के लिए अधिनियम पूछा जा सकता है, किस अधिनियम के तहत इसको बनाया गया? तो 1981 के अधिनियम 61 के माध्यम से इसको संसद द्वारा अनुमोदित किया गया भाई। हो गया सभी का। इसके बाद देखते हैं भाई नाबार्ड का जो गठन है वो 12 जुलाई 1982 को हुआ और हिंदी में देख लो भाई इसकी फुल फॉर्म राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इंग्लिश में क्या हो गया? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है। अधिनियम आपको पता ही चल गया 1981 का 61 अधिनियम। ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले दिवस किस दिन इसकी स्थापना की गई? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड एक विकास बैंक के रूप में एकीकृत को बढ़ावा देने की दृष्टि से
कृषि, लघु उद्योग, कुटीर और ग्राम उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण शिल्प और अन्य संबंध आर्थिक गतिविधियों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करने और विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि नाबार्ड किसको ऋण या वित्तीय विनियमित सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य है। तो ये सारी बातें आप लोगों के सामने है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि हासिल करना, तो ये सारे इसके काम हैं। तो जितने प्रश्न यहाँ से बने वो हमने कवर कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ताकि हमारा ज़्यादा समय भी खराब ना हो और हम अच्छे से इसको पढ़ भी लें। हो गया भाई सभी का? इसके बाद देखते हैं संगठनात्मक ढांचा। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है, यानी इसके संस्थागत ढांचे के बारे में हम पढ़ेंगे भाई, किस प्रकार से मुख्यालय कहाँ है। तो इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। अगर आपसे पूछ ले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, तो 31 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक पूछ ले कि नाबार्ड की सेल कहाँ है, श्रीनगर में। अब आपसे पूछ सकते हैं भाई इसके प्रशिक्षण प्रस्थान कितने हैं, 4। जिला विकास प्रबंधक कितने हैं, 414। ठीक है भाई। पेशेवर कितने हैं, 2243। और उनको कितने कर्मचारी सहायता कर रहे हैं, 1130। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, इसका संस्थागत ढांचा है। अब आप कहोगे कि सर ये आंकड़े कहाँ से लेके आए? ये नाबार्ड के ऑफिशियल साइट पर अवेलेबल है भाई। और ये डाटा देखो, सारी चीजें आप लोगों के सामने दे रखा है। इसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं है, सब कंटेंट ऑफिशियल अवेलेबल है। मेरा काम है आपको आसान करके पढ़ाना, इसलिए मैं चीजों को जोड़ के बहुत अच्छे से पढ़ा देता हूँ। समझ में आ गया भाई यहाँ तक? चलो इससे आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, यानी कि नाबार्ड और आरबीआई के द्वारा क्या किया गया भाई, एक फंड स्टार्ट किया गया 1995-96 में, जिसको नाम दिया गया RIDF, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यानी कि ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इस फंड की स्थापना कब की गई, 1995-96 में, किसके द्वारा? नाबार्ड व भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अब इसमें देखो क्या था भाई, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के समर्थन के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र को ऋण देने में कमी से की गई। नाबार्ड ने RIDF के तहत 2021-22 के दौरान 33,883 करोड़ रुपए वितरित किए, जो आज देश में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये सारा का सारा किस बारे में हो गया भाई, RIDF के बारे में। इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसकी स्थापना पूछ सकता है, किसने इसकी स्थापना की, नाबार्ड व RBI ने। 2021-22 में कितना रुपया इसके लिए वितरित किया गया, 33,883 करोड़ रुपए। हो गया भाई सभी का? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई, इसके बाद हम पढ़ेंगे MSME के बारे में। MSME यहां पर क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी इसकी जो परिभाषा देखो यहीं पर लिखा हुआ है। MSME की परिभाषा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को संक्षिप्त रूप में MSME कहा जाता है। 2006 के अंदर MSMED अधिनियम बना था भाई, MSMED अधिनियम। उसके तहत क्या किया गया भाई, जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो है, इसको परिभाषित किया गया कि कितने रुपए वाले, निवेश के तहत कितने वाले रहेंगे और कारोबार के तहत कितने वाले रहेंगे। वो सारी रूपरेखा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम सूक्ष्म उद्यम किसको कहेंगे, लघु उद्यम किसको कहेंगे, मध्यम उद्यम किसको कहेंगे, वो रूपरेखा आप लोगों को मैं अभी दिखाने वाला हूं। तो ये देखिएगा भाई, ये क्लासिफिकेशन है निवेश के आधार पर। अगर हम निवेश के आधार पर देखेंगे तो 1 करोड़ से कम वाले जो होंगे उसको सूक्ष्म कहेंगे, और 10 करोड़ से जो कम वाले रहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, छोटा यानी स्मॉल या फिर लघु। और जो 50 करोड़ से कम वाले रहेंगे उसको कहेंगे मध्यम भाई। ठीक है। और कारोबार के आधार पर क्या रहने वाला है, सूक्ष्म किसको कहेंगे, 5 करोड़ से कम वाले, छोटा यानी स्मॉल किसको कहेंगे, 50 करोड़ से कम वाले, और मध्यम किसको कहेंगे, 250 करोड़ से कम वाले। तो इस प्रकार से हमने क्या इस किसको पढ़ेंगे भाई, ये क्लासिफिकेशन हो गई भाई किसकी, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज की। समझ में आ गया भाई क्लासिफिकेशन? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये ऑफिशियल साइट के आंकड़े, कभी ये सोचो कि सर ने अपनी तरफ से कुछ तो नहीं बना दिया, मेरी तरफ से कुछ नहीं, सब ऑफिशियल है, बस आपको आसान और सरल भाषा में समझा रहा हूं। हो गया सभी का भाई? चलो इसके बाद देखते हैं भाई, हरियाणा में MSME क्लस्टर है भाई, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर जो MSME क्लस्टरों का भौगोलिक कवरेज, ये ऑफिशियल साइट पर दिया गया। तो हरियाणा के अंदर MSME क्लस्टर आइडेंटिफाइड जो है वो कितने हैं, 56। आपसे पूछ सकते हैं हरियाणा के अंदर MSME क्लस्टर जो है आइडेंटिफाइड कितने हैं, 56 है। और सबसे ज्यादा किस जिले में है भाई, फरीदाबाद में, कितने हैं, 7। ये आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे आंकड़े आप लोगों के सामने भाई, यहां ध्यान से देख लो आप, ठीक है, सब दिया हुआ है यहां पर, देख लो सारी चीजें आप लोगों के सामने। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और
जिसको पीडीएफ चाहिए भाई, पीडीएफ सिर्फ पीडीएफ पेड बैच वालों को मिलती हैं, वो मैं आपको नहीं दे सकता। वीडियो आपको फ्री में करवा रहा हूं, तो आपसे पूछ लें कि क्लस्टर एमएसएमई क्लस्टर हरियाणा में आइडेंटिफाइड कितने हैं? 56। सबसे ज्यादा किस जिले में? फरीदाबाद में, आपसे पूछ सकते हैं। हो गया भाई सभी का? चलो भाई, अब उसके बाद ये सारी इसकी डिटेल दी गई है, ये पीडीएफ में देख लेना भाई, कहाँ कौन कौन सी जगह किस किस नाम से, वो सारी चीजें हैं, ये पीडीएफ में मैं आपको करवा दूंगा भाई। ठीक है, उसके बाद एमएसएमडी अधिनियम जो 2006 था, इसमें क्या क्या बातें थी, ये सारी रूपरेखा आप लोगों के सामने भाई। एमएसएमई उद्यमों के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विशिष्ट निधियों की स्थापना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के सरकारी खरीद में वरीयता, एमएसएमई के विकास के लिए योजनाएं, कार्यक्रमों पर प्रगतिशील रणनीतियों और प्रथाओं की अधिसूचना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान की समस्याओं को कम करने के लिए प्रभावी तंत्र बनाना। तो ये किस अधिनियम के बारे में है? एमएसएमईडी अधिनियम 2006 भाई। ठीक है, और इसी के तहत सारी रूपरेखा तैयार की गई कि सूक्ष्म उद्यम किसको कहेंगे, लघु किसको कहेंगे, बाकी सारी चीजें। उसके बाद 2022 में कुछ आंकड़े हैं जो हाल ही में आपको देखने को मिलेंगे। 2022 के अंदर के जो अखबार के अंदर जो आंकड़े आए थे वो मैं आपको बता रहा हूं। हरियाणा को एमएसएमई अवार्ड मिला, राज्य में जो ये राज्यों को देश में तीसरा स्थान मिला था। हरियाणा को कौन सा स्थान मिला था एमएसएमई में ओवरऑल कंट्री में? तो तीसरा स्थान मिला था। ठीक है भाई, हरियाणा सरकार के प्रयासों से राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ और हरियाणा के 9.70 लाख एमएसएमई अर्थव्यवस्था में भागीदार बनी है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा इसके बारे में। ये मेरी तरफ से कुछ नहीं है भाई, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसी को मैं पढ़ा रहा हूँ। कभी ये सोचो कि मेरी तरफ से है। समझ में आ गया ना? चीज़ें क्लियर? 2022 के अंदर के ये सारे आंकड़े हैं। इसके बाद देखते हैं भाई, हरियाणा के 2 एमएसएमई को 2 अवार्ड मिले हैं। इनमें से डॉक्टर हरजिंदर कौर तलवार को महिला श्रेणी के लिए स्मॉल सर्विस इंटरप्राइज में प्रथम तथा ऋषभ गुप्ता को मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो इंटरप्राइज के ओवरऑल श्रेणी में तीसरे स्थान का अवार्ड मिला है। तो ये एमएसएमई के बारे में था भाई। जितना हो सका उतना आप लोगों को मैंने करवाने का प्रयास किया। इससे अतिरिक्त जो भी आपको मिलता है बेझिझक अपने नोट्स के अंदर लिख लेना भाई, क्योंकि देखो मैं कभी नहीं कहूंगा कि भाई मैंने जो पढ़ा दिया सब कुछ उसी में से आएगा या मेरे से अच्छा कोई और नहीं पढ़ा सकता। ये सिर्फ गेम किसका है? प्रैक्टिस का गेम है। जो अच्छी प्रैक्टिस करेगा, अच्छा लिखेगा, वो क्या पता किससे बेहतर पढ़ा दे। यहां पर सिर्फ अनुभव का और लगातार बने रहने का खेल है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत लगातार करोगे तो कामयाब हो जाओगे। ऐसी टीचिंग में होता है, अगर हम मेहनत अच्छा करेंगे तो अच्छा पढ़ा पाएंगे, क्योंकि पढ़ने से पहले पढ़ना जरूरी है भाई, पढ़ाने से पहले पढ़ना जरूरी है। तो ये सारी बातें आप लोगों के समक्ष है भाई। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर कोई गलती हो गई हो तो उसको सुधार लेना और मेरे को भी सूचित कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब बहुत जल्द। हरियाणा एग्रीकल्चर का टॉपिक पेंडिंग है, एक बड़ा टॉपिक बनेगा जिसमें 1.5 से 2 घंटे की क्लास रहेगी, वो मैं आपको बहुत जल्द करवा दूंगा। और हरियाणा इकोनॉमी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे मैं पहले करवा चुका हूं, एमसीक्यू इसके पहले करवा चुका हूं। इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आप आलसी हो, आप मेहनत नहीं कर सकते, तो वीडियो देखो और पीडीएफ पेड बैच मेरा ही ले लो भाई, मैं ही दे दूंगा तुमको पीडीएफ पेड बैच। समझ में आ गया? तो ये सारा इसके बारे में था। मेहनत कीजिएगा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आज के लिए इतना ही, और हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। इसके साथ साथ एग्जाम क्रैक विद भार्गव सर के नाम से मेरा YouTube चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितने ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ोगे, उतने ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, और मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।